देश भर में हेड और नेक कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसमें लगभग 62% मामले मुंह के कैंसर के हैं। इसलिए लोगों में मुंह के कैंसर के बारे में जागरूकता निर्माण करना काफी जरूरी है, क्योंकि समय पर कैंसर का निदान और इलाज हुआ तो मरीज की जान बच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सर एच.एन.एस. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल की मेडिकल एंड प्रिसीजन एन्कोलॉजिस्ट डायरेक्टर और प्रसिद्ध एन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सेवांती लिमे ने खास मुंबई वासियों के मुंह के कैंसर के लिए सतर्क रहने के लिए महसूस करें, देखें और कार्रवाई करने का संदेश दिया है। हेड और नेक कैंसर जागरूकता माह के अवसर पर मॉर्क स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया 2 मिनट एक्शन फॉर ओरल कैंसर प्रोटेक्शन अभियान मुंबई में तेजी से फैल रहा है। ये अभियान लोगों को समय पर जांच करने को प्रेरित कर रहा है। हेड और नेक कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो नाक के अंदर, साइनस, मुंह, गले और आवाज की नली में हो सकता है। इन कैंसर के ज्यादातर मामले स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं। इसके सबसे बड़े कारण तंबाकू और शराब का सेवन है। इसके अलावा कुछ मामलों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का वायरस भी इस कैंसर का कारण बन सकता है। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के मेडिकल एंड प्रिजन एन्कोलॉजी डायरेक्टर डॉक्टर सेवांती लिमे ने कहा, जैसे बार बार मुंह में छाले होना, मुंह के घाव का लंबे समय तक ठीक न होना, खाना गिलने में परेशानी, आवाज में बदलाव आना, गर्दन में सूजन, ये मुंह के कैंसर के लक्षण हैं। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर तेज दर्द, तेजी से वजन कम होना, खून आना और खाने या बोलने में दिक्कत हो सकती है। भारत में लगभग 80% हेड और नेक कैंसर तंबाकू के इस्तेमाल से जुड़े होते हैं। इसके अलावा सुपारी चबाना, शराब पीना, एचपीवी जैसे इन्फेक्शन भी इसके बड़े कारण हैं। कई बड़े अस्पताल में कैंसर मरीज आते हैं, उनमें 30% मरीज हेड और नेक कैंसर के होते हैं। इन हेड और नेक कैंसर के मामलों में करीब 62% सिर्फ मुंह के कैंसर के होते हैं। ज्यादातर मरीज 65 से 70% लोग 70 साल से ज्यादा की उम्र के होते हैं, लेकिन करीब 25% मरीज 50 साल से कम उम्र के भी होते हैं। डॉक्टर सेवांती ने कहा, मुंह का कैंसर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है। लगभग 75% मामलों में पुरुष और 25% मामले महिलाओं में होते हैं। भारत में अब ऐसे लोगों में भी मुंह के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं जो तंबाकू नहीं लेते या धूम्रपान नहीं करते। एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसे मामले में करीब 20% तक बढ़ोतरी देखी गई है और अब लगभग 30 से 40% नए मरीज ऐसे हैं जिनका तंबाकू से कोई संबंध नहीं है। इसके मुख्य कारण है मुंह की ठीक से सफाई न करना, एचपीवी नाम का संक्रमण और शरीर की आनुवंशिक वजह हैं। पिछले 10 सालों में हेड और नेक कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तंबाकू चबाना और धूम्रपान करना है, जो आज भी मुंह के कैंसर के सबसे बड़े कारण है। इसके साथ ही अब यह बीमारी कम उम्र के लोगों यानी 30 से 50 साल के लोगों में भी बढ़ती हुई देखी जा रही है। साथ ही एचपीवी संक्रमण और मुंह की खराब सफाई जैसे कारण भी खासकर गले के कैंसर में बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस कैंसर का समय पर पता नहीं चलता या इलाज समय पर नहीं किया जाता तो यह शरीर के दूसरों हिस्सों में फैल सकता है। इससे मरीज के ठीक होने की संभावना कम हो जाती है और उसकी जिंदगी की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर सेवंती ने कहा, यह अभियान लोगों को जागरूक करने वाला है और हर व्यक्ति को महीने में एक बार सिर्फ 2 मिनट निकालकर खुद की जांच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि समय पर पता चलना ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने लोगों से कहा, आईने के सामने खड़े होकर मुंह के अंदर ध्यान से देखें, कहीं सफेद या लाल धब्बे तो नहीं, कोई घाव जो 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा हो, बिना वजह खून आना या दांत गीले होना, जबड़े या गर्दन में कोई गांठ या सूजन महसूस हो रही हो या नहीं, यह भी जांचें। अगर आवाज बैठ रही है या बदल रही है, कान में लगातार दर्द है या निगलते समय दर्द हो रहा है तो इसे नजरअंदाज ना करें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो बिना देरी किए तुरंत डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैं बहुत सालों से इसमें काम कर रही हूँ। मेरा पहला फैकल्टी पोजीशन हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में था, पर मेरा जो सबसे बड़ा रिसर्च मैंने एज अ यंग ट्रेनी किया था वो भी हेड एंड नेक का ही था। मुझे एस्को का जो अवार्ड मिला था वो भी हेड एंड नेक, हमारे यहाँ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, उसका जो मुझे मेरे बचपन के ट्रेनिंग में अवार्ड मिला था वो भी हेड एंड नेक कैंसर के ही प्रोजेक्ट के लिए मिला था। करीबन 20 साल से भी ऊपर हो गए, करीबन 25 साल के करीब हो गए जब हेड नेक कैंसर के लिए काम कर रही हूँ। और मेरा पहला फैकल्टी पोजीशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी में ही था, तो काफ़ी काम किया हुआ है हेड एंड नेक में और स्पेसिफिक ध्यान से काम किया है, रिसर्च किया है। पहले सारे रिसर्च भी हेड एंड नेक के ही रहे हैं।
उसके बाद मैं ब्रॉडन हो गई और बहुत सारा दूसरा काम किया, लेकिन शुरुआत हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी को ही सर्व किया है मैंने। और जहाँ तक बात हुई कि कठिन से कठिन केस, तो बहुत कठिन केसेस आते हैं हमारे यहाँ और ग्लोबली भी आते हैं, लेकिन भारतवर्ष के हेड एंड नेक के केसेस तो बहुत कठिन होते हैं। और हमारे कंट्री में बहुत ही ब्रेव सर्जन्स, धुरंधर सर्जन्स रहे हैं जो बहुत बढ़िया सर्जरी करते हैं और जिसके वजह से हमारे हेड एंड नेक कैंसर के पेशेंट्स बहुत बार कितनी तकलीफ़ से भी बचते हैं। पर ये इस तरह का कैंसर है जो बार बार वापस आता है और इसको हम फील्ड कैंसराइजेशन इफ़ेक्ट कहते हैं कि जहाँ जहाँ टोबैको ने मुंह को टच करा है, मुंह के अंदर के लाइनिंग को जहाँ जहाँ टच करा है, वो सारे जगह पे धीरे धीरे करके कैंसर हो सकता है। और इस प्रॉब्लम को हम सर्जन्स के द्वारा देखते हैं कि एक पोर्शन कटता है, फिर अगला पोर्शन कटता है, फिर अगला पोर्शन कटता है, और कई पेशेंट्स तो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े गांठ के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग है, हेड एंड नेक का मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस क्रिटिकल है। 2 मिनट बिल्कुल। सो हेड एंड नेक कैंसर जो है वो आज 1/3 कैंसर हमारे कंट्री में कम से कम 30% ऑफ कैंसर्स के लिए अकेला हेड एंड नेक ही रिस्पॉन्सिबल है। इतना कॉमन है। भारतवर्ष एकदम ब्लैक लिस्टेड है कि हमारे यहाँ मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है। और अगर हेड एंड नेक हम बोलें तो हेड एंड नेक का कैंसर पूरे फेस और नेक तक में आ जाता है, लेकिन उसमें ओरल कैविटी, खाने वाले मुंह का जो कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब अगर हम सिर्फ मुंह को देखें तो उसका एग्ज़ामिनेशन और उसका अवेयरनेस बहुत आसान है, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो दिन भर में 7, 8, 10 बार तो खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल होता है, बोलने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें अगर कोई सिम्टम्स हैं, कहीं दर्द है, कहीं अल्सर है, निगलने की तकलीफ़ है, तो अपने ओरल कैविटी, अपने मुंह के सिम्टम्स, अपने गले के सिम्टम्स को अवेयर होना सबसे पहली बात है कि मुंह का कैंसर हो सकता है। अभी जस्ट मैं एक पेशेंट को देख के आ रही हूँ, वो बोल रहे हैं मैं जब भी कैंसर का शब्द पढ़ती थी तो मैं पेज पलट देती थी। तो बात ये है कि अवेयरनेस से जर्नी स्टार्ट होती है। व्हाट द माइंड डजंट नो द आइज डोंट सी। सो अगर हमें इस चीज़ का अवेयरनेस नहीं है, हम देख के भी नहीं देखेंगे कि मुंह में अल्सर है और ये गांठ हो सकती है और ये कैंसर हो सकता है। तो सबसे पहले अवेयरनेस है। और 2 मिनट का टेस्ट का मतलब बस ये है कि मुंह के जितने 7 से 8 एरियाज़ हैं उसको बहुत आराम से क्विकली एग्जामिन किया जा सकता है। और एक डेंटिस्ट या एक हेड एंड नेक सर्जन या एक ENT सर्जन या इवन एक जनरल GP बहुत आराम से एग्जामिन कर सकता है। एक आंगनवाड़ी वर्कर आराम से एग्जामिन कर सकता है अगर वो ट्रेंड हो कि ये सारे एरिया में देखना है। तो उसको बारीकी से देखा जाए और अगर वहाँ डिस्कलरेशन दिखे, कोई वाइट प्लाक दिखे या रेड प्लाक दिखे, तो और या पान गुटखा खाने की आदत हो, सिगरेट पीने की आदत हो, अल्कोहल लेने की आदत हो, तो ये सारे एरियाज़ को साल में 2 से 4 बार भी अगर एग्ज़ामिन किया जा सके तो क्या हर्ज है। एक सिंपल सा एग्ज़ामिनेशन है। एक्चुअली हम 2 मिनट तो बहुत प्रेसिंग बोल रहे हैं, 30 सेकेंड्स में इस एरिया का एग्ज़ामिनेशन हो सकता है। और इसका अवेयरनेस अगर किसी को रहे तो कोई सिम्टम भी अगर 2 हफ्ता लास्ट करे तो जाके दिखा दीजिए, बिल्कुल चांस नहीं लेना। और कोई अगर किसी का एडिक्शन रहा हो टोबैको का या एक्सपोजर रहा हो टोबैको का, तो एकदम लो थ्रेशोल्ड रखना है एग्जामिनेशन के लिए। सो ओरल कैविटी का कैंसर मुंह का कैंसर होता है। जितने हेड एंड नेक कैंसर हैं उसमें से 60 से 90%, कई जगहों में तो 90%, मतलब सारा का सारा ही ओरल कैविटी होता है। और ओरल कैविटी का कैंसर ज़्यादा करके उन लोगों में देखा जाता है जिनको कि तंबाकू का सेवन करने की आदत हो या अल्कोहल की आदत हो
या सिगरेट की आदत हो, क्योंकि मैंने जो बताया जितना एपिथेलियम है, उसकी जो लाइनिंग है, मुंह की जो लाइनिंग है, वो धीरे धीरे टोबैको एब्जॉर्ब करता है और सालों पर धीरे धीरे वो एपिथेलियम कैंसरस होने लगता है, प्री कैंसरस होता है, फिर कैंसरस हो जाता है और फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। जहाँ जहाँ टोबैको ने टच किया वो पूरा जगह कैंसर में तब्दील हो सकता है। मुंह का भी निगलने वाली जो खाने वाली नली है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, वो भी, गैस्ट्रिक का भी कैंसर। टोबैको से कोई ऑर्गन एग्जेम्प्ट नहीं है, छूटा नहीं है। तो ओरल कैविटी का कैंसर सबसे ज़्यादा टोबैको एक्सपोजर ओरल कैविटी में होता है और इसलिए ओरल कैविटी का कैंसर सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स में होता है। और ज़्यादा करके फिर लोग इसके लिए अवेयर नहीं होते, गांठ बड़ी हो जाती है, लिम्फ नोड्स में फैल जाती है, नेक में फैल जाती है, कभी कभी बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैल जाती है और तब जा कर के पेशेंट अपने लिए मेडिकल अटेंशन सीख करता है। इसीलिए कई बार जब वो कट के निकल नहीं सकती, फैल गई होती है कैंसर, तो इससे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेथ होता है इस कैंसर से। वो उसका कारण यही है कि हम इतने लोकली एडवांस्ड या एडवांस स्टेज में कैंसर को पाते हैं, जबकि ये कैंसर को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ा जा सकता है सिंपल एग्जामिनेशन से, सिंपल अवेयरनेस से। ये सर्वे कौन किया है? 5 लोग मरते हैं घंटे में, गवर्नमेंट का सर्वे क्या, प्राइवेट सर्वे है? ये डेटा ICMR से आ रही है और इस डेटा की पुष्टि भी की जा रही है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा इशू है रजिस्ट्री का, क्योंकि हम अपने केसेस एडिक्वेटली रजिस्टर नहीं कर पाते हैं। तो इस डेटा की पुष्टि की जा रही है, लेकिन इससे एक मैसेज है। मैसेज ये है कि ये वन ऑफ द हाईएस्ट किलर्स है हमारे कंट्री का और इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके अवेयरनेस के साथ ही हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत हद तक इससे जो मोर्टालिटी है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे जो डेथ है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल। मैं दूसरे टीम से हूँ, मैं फोबिया को वेलकम करती हूँ। मेरा कहना है कि जो पैरानॉइड है वही ज़िंदा रहेगा। तो अगर आप डरते हैं और डर के बार बार जाते हैं डॉक्टर को, तो वो अच्छी बात है। कुछ लोग डरते हैं और डर के कैंसर शब्द को टेबल के नीचे डाल देते हैं, टीवी का चैनल चेंज कर देते हैं। आपके नेबरहुड में किसी को अगर कैंसर हुआ है तो उसके घर नहीं जाते, सोचते हैं छूत की बीमारी है, उस सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल जानना नहीं चाहते। वो डर ज़्यादा भयानक है ना कि वो जिसमें कोई डरा हुआ है और सोच रहा है कि अगर मेरे को हो गया तो जाओ बार बार डॉक्टर को दिखाओ। तो एक जगह पे वो डर फिर भी एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन जो दूसरा डर है जिसमें डर ये है कि अगर हो गया तो इसलिए हम उसके बारे में सुनेंगे ही नहीं, उसके बारे में जानेंगे ही नहीं, वो डर गलत है। तो पैरानॉइड होना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि आप जब ऐसा सोचते हैं कि मुझे हो जाएगा और उसके लिए डरे रहते हैं, तो आप 4 बार कम से कम डॉक्टर के पास तो जाते हैं, आप 4 बार अपने मुंह में एग्जामिन करके देखते हैं। ऐसे बहुत रेयर पेशेंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल पागलपन की हद तक पैरानॉइड होते हैं और बहुत ज़्यादा उसको हाइपोकॉन्ड्रियाक बोलते हैं। वो तो पेशेंट्स होते हैं, उनको हम दूसरी तरह से डील करते हैं। लेकिन आम तौर पे आज आम आदमी तो जा ही नहीं रहा है। हमारे देश में तो दूसरा प्रॉब्लम है, स्क्रीनिंग ज़ीरो है, कोई अवेयरनेस नहीं है, मुंह में क्या से क्या हो करके अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे लोग लेमन के साइज़ का ट्यूमर हो जा रहा है तब कहीं पहुंच रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम और है। हमारे यहाँ स्क्रीनिंग को रेवोल्यूशनाइज करना है, लोगों को आगाह करना है, जगाना है, ग्रास रूट्स लेवल पे इस तरह का कैंपेन जारी रखना है। इसीलिए मैं आई हूँ आज यहाँ आप लोगों से बात करने। के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? बहुत टफ टाइम है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगी,
क्योंकि हो रहा है और इसीलिए समाज में इस तरह की बात बनी हुई है। मेरा इसका यही डिफेंस है कि डरना नहीं है, बहुत हिम्मत का काम है, डरना नहीं है और जल्दी यू हैव टू वर्क वेरी फास्ट एंड सिंपल सा रूल है, आप 3 जगह दिखाइए, पैसे उसके लिए भी आपको लगेंगे लेकिन आप 3 जगह दिखाइए ताकि आपको एक कंसेंसस मिले। और अगर 3 अच्छे डॉक्टर से आपको यही समझ में आ रहा है, बार बार आपको यही बोला जा रहा है, तब ये डिनाइल में रहना गलत होगा कि अच्छा ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझे ऐसे बहका रहे हैं और मेरे पे पैसे कमा रहे हैं। ये जो पैरानोया होता है, ये जो डर होता है मन में, इसको एक जगह पे डिस्कार्ड करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैंसर बढ़ जाएगा और जो अर्ली स्टेज कैंसर था जिसमें इतना थोड़ा सा मुंह कटेगा और आईसीयू जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बड़ा कैंसर हो जाएगा, उसमें फ्लैप रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब आईसीयू जाने की ज़रूरत होगी। बिल्कुल। सो अगर मुंह का कैंसर छोटा सा हो, समझिए किसी के जीभ में कैंसर है, छोटा सा है, तो वो जीभ का एक पोर्शन ही कटेगा। या अगर गाल की अंदर की तरफ बकल म्यूकोजा जिसको बोलते हैं उसमें कैंसर है तो छोटा सा कटेगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, एस्थेटिकली जो जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। अगर वो अल्सर या वो गांठ बड़ी हो जाती है तो बड़ा चंक काटना पड़ता है, उससे जीभ के मूवमेंट में तकलीफ़ आ सकती है, गाल के का शेप ख़राब हो सकता है, फेस पे स्कार आ सकता है, नेक पे स्कार आ सकता है, डिफॉर्म्ड फेस हो सकता है, एस्थेटिकली चैलेंज्ड हो सकता है, कोई स्वॉलोइंग में, स्पीच में डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो हमेशा हर तरह के कैंसर में ये रूल है और ओरल कैविटी के कैंसर में तो ये बिल्कुल ही रूल है, क्योंकि खाना और बोलना हमारे जीवन का इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम जो हैं उसका इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे खाते हैं, खाना हमारा एक सोशल एक्टिविटी है। तो इसके लिए अगर अर्ली डायग्नोसिस होगी तो वो फंक्शंस इम्पैक्ट नहीं होंगे, निगलने की जो विधि है, बोलने की जो विधि है वो इम्पैक्ट नहीं होगी और इंसान अपना जनरल लाइफ लीड कर पाएगा सही तरीके से। वही कैंसर अगर बड़ा हो जाता है तो डिफॉर्मिटी आ जाती है, चेहरा कुछ और लगने लगता है और बहुत सारे जो इंटीग्रल फंक्शंस हैं हमारे आज दिन भर के, बोलने और निगलने की विधि, वो सब में फ़र्क आ जाता है। तो इस एडिक्शन के लिए को छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट इनिशिएटिव्स भी बहुत सारे ऐसे जारी हैं जिसमें कि डी एडिक्शन को प्रोपोगेट किया जा रहा है, उसमें मदद किया जा रहा है। स्पेशली जो लोग गुटखा के फॉर्म में निकोटीन ले रहे हैं तो उसमें निकोटीन के पैचेस हैं, निकोटीन का गम है जो कि इतना अफेक्ट नहीं करेगा ओरल म्यूकोजा को। तो बहुत सारे मेजर्स आज लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े कंट्री के लिए कम है। तो हमारे जैसे लोग इस पे कोशिश कर रहे हैं इसमें आवाज़ उठाने की और लोगों को साथ लाने की, और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि और इस तरह के प्रॉब्लम के लिए फंडिंग आए। फंडिंग गवर्नमेंट से भी आ सकती है, प्राइवेट सेक्टर से भी CSR एक्टिविटी के तरफ से आ सकती है। लेकिन जो कंज्यूमर है, जो गुटखा खा रहा है, उसको सबसे पहले क्या ज़रूरी है? अवेयर होना कि मैं जाऊं मदद मांगने। तो हम ऐसा एक हमारे हॉस्पिटल में भी हम ऐसा आउटरीच प्रोग्राम चलाते हैं। वहाँ जब मैं खुद बैठ के बात करती हूँ जो गुटखा का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, उन पेशेंट से जब मैं खुद बात करती हूँ तो आधे टाइम उनको पता नहीं होता कि ऐसा कुछ, आधे टाइम क्या मतलब जितने कॉन्वर्सेशंस मेरे हुए 90% पेशेंट्स को पता ही नहीं है। और ये आउटरीच प्रोग्राम में these are underprivileged mostly people who can't buy an insurance and cannot buy their own health care। ऐसे पेशेंट से जब बात हो रही है तो 90% लोगों को पता नहीं है कि जाना है कहीं जहाँ पे कि आपका डी एडिक्शन भी सपोर्ट किया जा सकता है। तो बॉटम लाइन मेरा ये है कि अवेयरनेस इसकी कि ये गलत है और इसको छोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं और ये क्या क्या करेगा, और इसलिए मुंह में अपना एग्ज़ामिन करें। ये सब एक कंटिन्यूम है,
जो कि समझाने की ज़रूरत है। जी हाँ, सब पे लिखा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल जस्ट हेल्थ है, इसके बावजूद भी जी। सब खा रहे पी रहे, सब गुटखा पे। सो कहीं पे ये ग्लैमराइज भी हो रहा है और ये बहुत दुखद बात है, क्या करें। लेकिन ये आज मीडिया के थ्रू ग्लैमराइज हो रहा है। मैं मीडिया बोल रही हूँ तो आप समझ रहे हैं कौन सी मीडिया। तो हाँ, तो गुटखा का भी ऐड होता है, सिगरेट का ऐड होता है, मूवीज़ में कंटिन्यूसली चेन स्मोकिंग दिखाया जाता है। इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटेड एज बीइंग स्टाइलिश टू बी स्मोकिंग। तो आज विमेन में इतना स्मोकिंग बढ़ा हुआ है। तो दीज थिंग्स आर टू बी कंडेम्ड। बिकॉज मैं जब इस साइड बैठती हूँ टेबल के, तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि जिस कार्सिनोजन, जो कैंसर कॉजिंग केमिकल है, जिस कार्सिनोजन से बचा जा सकता है और जो डायरेक्टली 80% ऑफ डिजीज़ को कंट्रीब्यूट कर रही है, उसको प्रोपोगेट किया जा रहा है, स्पेशली इन एडुकेटेड यंगस्टर्स। तो वो बहुत ही सैड है और मेरे को उसमें भी वहीं पे गलती लगती है कि हम आज इसके ख़िलाफ़ इनफ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आप सभी लोग जो यहाँ पे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू टू बी हियर, क्योंकि ये मैसेज को आप एम्पलीफाई करने में मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में कैंसर के अवेयरनेस की मैसेज जाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये जब तक ग्रास रूट लेवल से नहीं आएगा, ये बच्चों से नहीं आएगा। हम आज इस तरह का मैसेज जो है अडल्ट्स को प्रोपोगेट करते हैं, बट मुझे इस चीज़ से बहुत आशा है कि अगर ये हम मूव कर सकें अर्ली साइकोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बच्चे भी खाते हैं गुटखा। सो अगर हम ये इम्पैक्ट स्कूल्स में लाएं और वहाँ से ये बात बने, ताकि एक आदत जो बनती है वो अर्ली एजेस में ना बन जाए गुटखा की, स्मोकिंग की। वहाँ से ही हम इस बैटल को देखिए, जो चीज़ें बुरी हैं उनका प्रेजेंस हमेशा रहता ही है। अच्छाई और बुराई दोनों का प्रेजेंस हमेशा समाज में रहता है, कम्युनिटी में रहता है। लेकिन अच्छाई का बुराई से लड़ना ही नीति है, ठीक है। सो वी हैव टू रेज अवेयरनेस एंड वी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस वाइस फ्रॉम चाइल्डहुड। एक बच्चे को बताने के लिए सेव करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई, ये जंग तो स्कूल से जारी होनी चाहिए। और इसलिए मैं खुद भी काम कर रही हूँ कुछ थर्ड पार्टीज़ के साथ, जहाँ पे कि हम स्कूल्स में जाएंगे अवेयरनेस के लिए, और पान गुटखा सिगरेट छोड़ो ये बात करने के लिए हम मिडिल स्कूल में बात करने के लिए जाएंगे समाज से। और मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ काम कर चुकी हूँ, जहाँ पे कि यंगस्टर्स को एड्रेस करने के अभी रिसेंटली मैंने 2000 स्टूडेंट्स के सामने बात करी, उनको बताया ना सिर्फ ओरल कैविटी, पान गुटखा सिगरेट इनसे क्या क्या रिस्क है, बल्कि गर्ल्स में HPV से क्या रिस्क है, और सर्विक्स कैंसर की वैक्सीनेशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने आज अलाउ किया है, जाके आप वैक्सीनेशन दे सकते हैं 9 साल से ऊपर की गर्ल्स को, और बॉयज़ भी वैक्सीनेट होने चाहिए। तो ये सब बातें बचपन से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए कि कैसे सही से जीना है, किस चीज़ से बचना है, कौन सा एडिक्शन बुरा है। और ये मैसेज आज अडल्टहुड में जाना नहीं है, ये एडिक्शन होने के पहले ही ये जाना है मैसेज। और यहीं पे फैमिलीज़ के अवेयरनेस एंड बच्चों के अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बट ऑफ कोर्स जो लोग ऑलरेडी इससे ग्रसित हैं, इन पैरेलल सबसे बड़ा बैटल वहाँ है जो लोग ऑलरेडी तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, वो कैसे छोड़ेंगे, डी एडिक्शन के लिए कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। वो जो तंबाकू का सेवन कर रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, उनका हम स्क्रीनिंग कैसे करें, उनको हम कैसे अवेयर कराएं, क्योंकि उनकी फायर फाइटिंग तो आज ज़रूरत है। वी नीड देम टू बी फायर फाइटिंग टुडे। इसकी अर्जेंट नीड है।
और आई थिंक इस चीज़ को जितना एम्पलीफाई किया जाए, स्पेशली मुझे बताया जाता है जब मैं इस चीज़ को स्टडी करती हूँ कि जो ड्राइवर्स हैं जो रात रात भर काम करते हैं वो बहुत सारा तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनके बीच में जा कर के ये होना चाहिए। कैंप्स, ऐसे हाई रिस्क एरियाज़ को पहले हमें पकड़ना चाहिए कि कौन कौन सी जगह में हाई रिस्क है और उन जगह में शिविर लगाना चाहिए सेल्फ अवेयरनेस और स्क्रीनिंग का। तो मैं पर्सनल लेवल पे तो बहुत काम कर रही हूँ सर। मैं कॉलेजेस में जाके बोलती हूँ, आईआईटी में बोली, मैं ठाकुर कॉलेज में अभी जाके बोली, मैं समाज में बहुत सारे समाजों में जाके बोलती हूँ। पर्सनल लेवल पे बहुत सारा काम चालू है, लेकिन आई थिंक आज कहीं पे बहुत ज़रूरी है हम सोसाइटी में एक जागरूकता फैलाएं और हमारे जैसे लोग जो एक समाज में जाके बोल रहे हैं, एक हॉल में जाके बोल रहे हैं, उस आवाज़ को कैसे एम्पलीफाई किया जाए। क्योंकि देखिए, जहाँ पे कैंसर की ट्रीटमेंट का सवाल है, बहुत सारा इंडस्ट्री से लिंक्ड है, तो फंडिंग इंडस्ट्री से भी आ जाती है क्योंकि उनको दवा बेचना है, तो फंडिंग इंडस्ट्री से भी आती है। लेकिन जो स्क्रीनिंग है और अवेयरनेस है उसकी फंडिंग के लिए बहुत मुश्किल है। स्क्रीनिंग और अवेयरनेस के लिए फंडिंग जो आती है वो बहुत कम आती है। अभी जैसे एक मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रही हूँ, जहाँ पे कि हमारा काम होगा कि हम ट्रेन द ट्रेनर, हम ऐसे लोगों को 50 लोगों को ला करके ट्रेन करेंगे जिनको कि फिर हम पोजीशन करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, जहाँ वो जा कर के कैंसर के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। तो एक छोटा सा ये इनिशिएटिव है, बट मैं मेरे पर्सनल लेवल पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लोग मेरे पास आए और हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसा प्लान बनाने की जिसमें हम ट्रेन द ट्रेनर करेंगे। तो 50 लोग ट्रेन होंगे कि कैसे हमें जाना है। सो रिपल इफ़ेक्ट होता है। लेकिन आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की भी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी की भी। मैंने हमेशा ये कहा है, लेट अस रेवोल्यूशनाइज स्क्रीनिंग। रेवोल्यूशन लाना है ना? तो एक रेवोल्यूशन लाना है जिसमें कि हम सबको खड़े होकर के बोलना है, अच्छा आपने स्क्रीन किया, आपने किया इस साल के लिए, पूछ रही हूँ सर आपसे, किया? देखिए इस रूम में कितने लोगों ने स्क्रीन किया? नहीं भी खाते हैं तो भी, और सब भी तो कैंसर की स्क्रीनिंग होती है। कितने को पता है कि कैंसर की स्क्रीनिंग होती है? हाथ उठाइए। एक हाथ नहीं ऊपर जा रहा है। 2000 लोगों के भीड़ में बोली, 4 हाथ ऊपर गए। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले लोगों को ये नहीं पता है कि कैंसर की स्क्रीनिंग होती है सालाना। हर कैंसर की नहीं हो सकती, 4 से 5 कैंसर्स की स्क्रीनिंग होती है। तो आप खाते हो नहीं खाते हो, कैंसर की स्क्रीनिंग, क्या क्या कैंसर की स्क्रीनिंग होती है, किस किस कैंसर से बचा जा सकता है, ये आज हमारे समाज में हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और आगे बढ़ कर के एज टॉर्च बेरर्स बोलना चाहिए, मैं पता करूँगा, मैं पता करूँगी कि किस चीज़ से कैंसर हो सकता है, कैसे कैसे कैंसर से बचा जा सकता है। और अगर हम इसका इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े समय में हमें कुछ ना कुछ पता चलेगा और कम से कम हम आगाह रहेंगे। जैसे हम कोविड से बचे, हम आज सारे लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि हम ख़राब कोविड से बचे, नहीं तो वी वुड हैव पेरिश्ड, लाइक अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर सिविलाइजेशन पेरिश्ड फ्रॉम कोविड। वैसे ही अ लार्ज पोर्शन ऑफ आवर सिविलाइजेशन विल पेरिश फ्रॉम कैंसर। बचना है तो आगाह होना होगा। एज कम्युनिटी, एज सोसाइटी हमें आगाह होना होगा और कैंसर के अगेंस्ट एकजुट होकर रेवोल्यूशन लाना होगा। और ये एक छोटी सी झांकी है इस रेवोल्यूशन की कि हमें साथ में मिलकर के ये ओरल कैविटी जो प्रिवेंटेबल है, हाईली प्रिवेंटेबल है, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल है, इसका हमें सब लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना होगा। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।